ये है नवापुर रेलवे स्टेशन, इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशंस में से एक, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन किसी एक जिले में नहीं बल्कि दो दो स्टेट्स में पड़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये जो बेंच अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्पेशल है क्योंकि ये बेंच दो स्टेट्स के बीच में बटी हुई है। इसके एक तरफ पड़ता है महाराष्ट्र और दूसरी तरफ पड़ता है गुजरात। सिर्फ इस बेंच को पार करने से ही रूल्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंच की एक साइड खड़े होकर आप शराब पी सकते हैं और दूसरी साइड पिएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज से करीब 64 साल पहले इस बेंच को बांटने वाली ये लाइन भारत के नक्शे पर थी ही नहीं, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही स्टेट के नाम से जाना जाता था। यह स्टेट था बॉम्बे। लेकिन ये दोनों स्टेट आखिर बने कैसे, आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों स्टेट कैसे बने, उससे पहले हम थोड़ा सा बॉम्बे स्टेट की हिस्ट्री जान लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहां ये क्लियर कर दूं कि हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टेट की, बॉम्बे शहर की नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि बॉम्बे स्टेट बॉम्बे सिटी से निकला है और आगे चलकर लड़ाई भी बॉम्बे शहर को लेकर होगी। साल 1661 में अंग्रेजों को बंबई पुर्तगालियों ने दहेज में दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे डेवलप किया और बनाया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर जब 1857 में विद्रोह हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में लिया, तो बंबई प्रेसिडेंसी का साइज लगातार बढ़ता गया। इस प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया तो था ही, साथ ही नॉर्दर्न कर्नाटका के कुछ हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान का सिंध स्टेट और यहां तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, यमन का कुछ हिस्सा भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल था। बॉम्बे धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनता गया। यहां पर गुजरात की कई ट्रेडिंग कम्युनिटीज आकर रहने लगी, जैसे कि पारसी, बनिया और वोहरा कम्युनिटीज। यही वजह थी कि आगे चलकर बॉम्बे में गुजराती बिजनेसमैन का बोलबाला हो गया, जो अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर रहने वाली मराठा कम्युनिटी कमजोर थी और ज्यादातर मजदूर मराठी कम्युनिटी से आते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि गुजरात के बिजनेसमैन जो थे, उनकी कम्युनिटी के कंपैरिजन में अभी भी मराठी कम्युनिटी कम पढ़ी लिखी थी। आगे चलकर दोस्तों यही एक बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह भी बना, क्योंकि बॉम्बे स्टेट के डिवीजन में असली लड़ाई थी बॉम्बे शहर को लेकर। दोस्तों, जब बंबई आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े नेता राज्यों के एकीकरण के बारे में सोच रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता ये मानते थे कि इंडिया के स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर अलग ना किया जाए। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं थे। महाराष्ट्र में इसी बीच एक संगठन उठ खड़ा हुआ जो एक अखिल मराठी राज्य की डिमांड करने लगा। इस संगठन की यह भी डिमांड थी कि बंबई शहर उनकी राजधानी बनाई जाए। लेकिन तब तक बंबई की डेमोग्राफी काफी बदल गई थी। यहाँ पर गुजराती बोलने वाली आबादी डोमिनेंट थी, इसलिए गुजराती बोलने वाले लोग चाहते थे कि बंबई गुजरात में शामिल हो। इस तरह लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की बहस चल रही थी। इस बहस को ठीक कंक्लूजन पर पहुंचाने के लिए 1948 में धार आयोग बनाया गया। इस कमेटी के सामने बंबई के मामले में कई दिक्कतें आई। दरअसल बंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कई लोग थे जो ये कह रहे थे कि बॉम्बे और महाराष्ट्र एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजराती बोलने वाले लोग और पारसी कम्युनिटी के लोग जो कि बॉम्बे में रहते थे, उनका मानना था कि बॉम्बे को एक यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। असल में दोस्तों दिक्कत यह थी कि बॉम्बे शहर में मराठी बोलने वाली आबादी केवल 36-37% थी और इस सिटी में ट्रेड और कॉमर्स की लैंग्वेज थी वो गुजराती थी। यही वजह है कि धार कमेटी कंफ्यूजन में थी और आगे चलकर 1948 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो सजेस्ट किया कि लैंग्वेज के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का फैसला सही नहीं होगा। लेकिन फिर दोस्तों 1953 में कुछ ऐसा हुआ कि भाषाई राज्यों की मांग फिर से बढ़ गई। हुआ ये कि 1952 के आखिर में आंध्रा रीजन के फ्रीडम फाइटर और रेवोल्यूशन लीडर पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट बनाने की मांग करने लगे। इसके लिए वो आमरण अनशन पर उतर गए। उनका अनशन करीब 56 दिनों तक चला।
इसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ से बहुत बवाल मचा। आंध्रा रीजन में हिंसा भड़क गई। मजबूरी में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पर एक स्टेट बनाने के लिए मंजूरी दे दी। अब एक बार जैसे ही ये डिवीजन हो गया, देश भर से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स के बनाने की डिमांड सामने आने लगी। अब कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए उन्होंने एक और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। इस टाइम पर भी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद फिर से चाहती थी कि बॉम्बे को कैपिटल बनाते हुए महाराष्ट्र नाम से एक अलग स्टेट बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक और कमेटी थी जो इस बात का विरोध कर रही थी। इस कमेटी का नाम था बॉम्बे सिटीजन्स कमेटी। ये जो कमेटी थी, इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जैसे बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। साथ ही जे.आर.डी. टाटा और रामेश्वर दास बिरला ने भी कहना शुरू किया उस टाइम पर कि बॉम्बे को महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। खैर, ये सब चलता रहा और 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में बॉम्बे को 2 लिंग्विस्टिक हिस्से में बांटने की बात कही गई, यानी कि भाषा के आधार पर गुजराती और मराठी 2 स्टेट बनाने की बात इस कमेटी ने कही। फिर दोस्तों इस प्रपोजल का खूब विरोध हुआ और आखिर में नवंबर 1955 में कांग्रेस ने अपना खुद का सॉल्यूशन पेश किया, जिसके हिसाब से एक स्टेट महाराष्ट्र होना था, जिसमें विदर्भ के साथ साथ सौराष्ट्र को मिलाकर महाराष्ट्र बनाया जाएगा। वहीं कच्छ के साथ एक गुजरात स्टेट बनेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि बॉम्बे को दोनों स्टेट्स को नहीं दिया जाएगा और इसे एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के इस प्रस्ताव का भी खूब विरोध हुआ। कांग्रेस नेता मोरारजी देसाई, जो उस टाइम पर बॉम्बे के सीएम थे, उनके ऊपर विरोध लगा पक्षपाती होने का, क्योंकि वो खुद एक गुजराती थे। यही नहीं, खुद कांग्रेस के लीडर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर सी.डी. देशमुख ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसी विरोध के बीच में बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई। फिर आखिर में हार कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉम्बे राज्य को डिवाइड ना करने का डिसीजन लिया। आगे चलकर यह फैसला भी कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल साबित हुआ। दरअसल अभी तक गुजरात में बंबई को लेकर प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए थे, लेकिन जब स्टेट डिवाइड नहीं हुआ तो गुजराती बोलने वाले एरियाज में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसका असर हुआ 1957 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। दोनों में ही कांग्रेस की सीटों पर असर पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का दोनों एरियाज में काफी विरोध हुआ था। इस टाइम तक गुजरात में एक नया दल खड़ा हो चुका था, जिसका नाम था महागुजरात जनता परिषद। इसने भी एक अलग गुजरात राज्य की मांग सबके सामने रखी। फिर जब 1957 के चुनावों के बाद भी वायलेंस नहीं रुका, तो गुजराती एक अलग राज्य जो गुजरात की मांग कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो भले ही एक अलग राज्य चाहते हैं, लेकिन गुजरात के साथ बॉम्बे शहर की डिमांड करना मुश्किल होगा। फिर इसके बाद दोनों आंदोलनकारी गुटों ने बातचीत शुरू की और आखिर में गुजराती पक्ष ने इस बात को मान लिया कि बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। फिर फाइनली 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट बनाए गए। इसमें भी कई नेगोशिएशन किए गए, जैसे कि डांग जिले को गुजरात में शामिल किया गया ताकि वो बॉम्बे शहर के नुकसान की भरपाई कर सके। यह भी डिसाइड किया गया कि महाराष्ट्र अपनी नई राजधानी विकसित करने के लिए गुजरात को फंड प्रोवाइड करेगा। हालांकि दोस्तों सभी गुजराती इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बॉम्बे शहर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन आगे चलकर यह फीलिंग भी धुंधली हो गई और आज हर साल 1 मई के दिन दोनों ही राज्य अपने स्टेट के फाउंडेशन की एनिवर्सरी को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी गुजरात और महाराष्ट्र के बॉम्बे स्टेट को तोड़कर बनाए जाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।